अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा बिन आमिर और आज एक बार फिर मैं इन साहब के साथ, जिनका नाम वकार हुसैन है, कोई नहीं जानता इनको। मैं बैठ गया हूँ इनके साथ पॉडकास्ट के लिए। वकार मियाँ, आजकल एक बड़ी बात मशहूर हो रही है आपके बारे में जी जी कि आप जो है वो उर्दू लिटरेचर की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये क्या वजह बन रही है आपकी उर्दू लिटरेचर की तरफ जाने की? जी मैं उर्दू लिटरेचर में मेरा सिर्फ अभी शौक़ है, कोई मेरी गिरफ्त नहीं है उस पर। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो शौक़ का पैदा हो जाना एक अलग बात होती है और उसको आगे लेकर चलना ये एक लंबी कहानी होती है, लंबी जर्नी होती है बंदे की। तो बंदा इस पर कैसे इस वक्त अगर आप बैठे बैठे लिटरेचर को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप लिटरेचर को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे आपको क्या सीखने को मिल सकता है? लिटरेचर बेसिकली हिस्ट्री अगर देखी जाए और वो चीज़ें जो उस वक़्त के शौरा, जैसे आप कहते हैं, वो आफ्ताब इकबाल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगता है मुझे, फ़नून लतीफ़ा। उसका अगर हम देखा जाए, उस सब का एक मजमुआ होता है और उसका हम किसी किसी का उस पर इंटरेस्ट भी होता है, किसी का उस पर इंटरेस्ट नहीं भी होता। तो बस मैं यही कहूँगा कि अभी तो मैं एक सिर्फ जो मैंने चंद कुतुब पढ़ी हैं उसकी बिना पर मैं कहता हूँ कि मुझे उससे अच्छा, शौक़ आपने है। बानो कुदसिया की राजा गिद्ध को भी पढ़ा, जी तीन जी चार बार पढ़ा। जी जी बिल्कुल कैसा पढ़ा। लगा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैंने उसे पढ़ा, हम्म तो मैंने ऐसे पढ़ा जैसे कोई बंदा एक स्टोरी पढ़ता है, हम्म जैसे किसी रिसाले में या जैसे आम डाइजेस्ट चलते हैं, उसमें एक स्टोरी लाइन होती है, मैंने वो पढ़ी है। एक हम ड्रामा देखते हैं। लेकिन जब मैंने दूसरी मरतबा पढ़ा आवाज़ थोड़ा ऊंची अगर आप बोलें, लेकिन क्योंकि जब मेरी मैंने दूसरी मरतबा पढ़ा, अब ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश करूँगा। जब मैंने दूसरी मरतबा पढ़ा तो मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। हम्म वो मज़ा क्यों आया कि जिन अल्फाज को मैं स्किप करता जा रहा था, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने उन पर गौर करना शुरू किया। अच्छा, आप बैठे बैठे बानो कुदसिया की जो ये नावल है राजा गिद्ध, जी जी इसके 5 करेक्टर्स बैठे बैठे गिनाने की कोशिश करें। मैं गिना दूँ। जी गिनाएं। क्यूम, सीमी, प्रोफेसर सुहेल, आबदा और अमतन। ये शो करता है कि हजरत का लड़की की तरफ ज़्यादा रुझान है, क्योंकि इसमें दो लड़कों के नाम इन्होंने बोले हैं। पाँच में से वो भी कयूम कयूम जो है वो तो मेन हीरो है, तो उनका नाम तो आना ही आना चाहिए, जहन में था। लेकिन देखिए, आप लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा है ना लिफ्ट कराते हैं आप इस मामले में। नहीं, ये लड़कियों का पता क्या है जी, उसामा सब भाई, कॉन्शियसली है ये फितरती अमल होता है। ये कोई मेरे में नहीं है, आप में भी होगा, हो सकता है आप में ना हो, लेकिन अच्छा, कोई एक फ़िलासफ़िकल डीप ख़्याल आपने बानो कुदसिया की इस किताब से लिया हो? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मैं 1-2 पैराग्राफ्स, हमने भी ये एक्सपेरिमेंट मिलकर किया था, 1-2 पैराग्राफ्स को लेकर तो उसकी डेप्थ में जाना, उसको लिख के देखना या उसको बोल के देखना। तो आपने अगर ऐसा कुछ किया हो और क्या मिला आपको? पहली मर्तबा जब मुझे ऐसे लगा, तो वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर उन्होंने कुछ तहरीर किया हुआ था। क्या? वो ये था कि अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद होगा? एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं अपने अल्फाज में उसको बयान जी, जी, करने की बिल्कुल, कोशिश जो करूँगा। आपने जी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इंसान को जो फैसला करने का लम्हा होता है ना, वो चंद सेकंड्स का होता है। जी। उसमें वो जो इंसान फैसला कर लेता है और उस पर इंसान ऐसे डट जाता है कि यही सही है। तो इसको मैंने उस वक़्त जब मैं पढ़ रहा था, तब भी मैंने काफ़ी उस पर गौर किया, उसको समझता रहा, लेकिन एक नाक़िस सोच के बाद ना, इसको क्योंकि जेम्स क्लियर्स एक है अमेरिका के ऑथर, एटॉमिक हैबिट उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसको नाम दिया डिसाइसिव मोमेंट। जैसा कि एक लम्हा, एक जो है ना, वो एक वक़्त आपके ज़िंदगी में आता है, डेली आते हैं इस तरह के लम्हात जिसमें हमने कोई फ़ैसला लेना होता है। और एक बार ये डिपेंड करता है कि आप अच्छे फ़ैसले की तरफ जाते हैं या बुरे फ़ैसले की तरफ जाते हैं, और एक बार जब आप फ़ैसला ले लेते हैं तो अगला बहुत सारा वक़्त आपका उसी फ़ैसले की बिना पर गुजरता है। बिल्कुल इसी ठीक है, तरह तो ये आपने बहुत अच्छा एक नुक्ता निकाला। अच्छा, इनके शौहर भी थे इशफाक अहमद, जी जी, उनकी भी कोई तहरीर आपने उनकी पढ़ी या तहरीर उनकी मैंने किताब? पढ़ने की कोशिश की है। अच्छा, क्योंकि कोशिश और पढ़ने से कोशिश क्या का मुराद हुआ? मतलब, मेरा कहने का ये है कि उसको पढ़ने की कोशिश मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक इंतहाई मुश्किल उर्दू थी। उसमें सबसे पहली बात तो ये है, उसमें कि इंतहाई मुश्किल एक उर्दू थी। नावल था या? नोवेल था, और वो था उसका ज़ाविया था उस किताब का नाम। तो उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, कोई चंद सफ़े थे जो कि मैंने पढ़े थे, और उनमें भी मेरा ख्याल डिसीजन मेकिंग ही था, की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान था। और उसके बाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं,
वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर उनका अच्छा, अभी कुछ देर पहले हमारे पास से कुछ लोग गुजर के गए, तो एकदम से मेरा ब्रेन जो है शट डाउन होना शुरू हो गया और मेरे जहन में कोई अल्फाज नहीं आ रहे थे और आई वाज फीलिंग एंक्शस, घबराहट सी महसूस होना शुरू हो गई थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हम इसको कैसे डील करें? क्योंकि हमें लगना ये शुरू हो जाता है कि सारे लोग हमें देख रहे हैं और उनकी सारी तवज्जो जो है वो हमारी तरफ है। इसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में तो वो कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। जी जी आपने मिस्टर बीन देखे होंगे, जी जी तो जब मिस्टर बीन शुरू होता था तो उसमें ये होता था कि सारा डार्क होता था स्क्रीन, और जहाँ मिस्टर बीन आके गिरता था उसके ऊपर एक लाइट आती थी, उसको कहते हैं स्पॉट लाइट। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से गुजरते हैं कि हमें लगने लग जाता है, जहाँ पे भी हम पब्लिक प्लेस पे ख़ास तौर पे ये होता है कि सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी एक एक एक्शन को वो नोट कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे साथ अब एक ना अजीब वाक़या पेश आ गया है इसी दौरान, जो जब लोग गुजरे हैं जी। तो मेरे साथ वो वाक़या ये पेश आया कि मैंने जब देखा है ना, तो यकदम से मुझ में और कॉन्फिडेंस आ गया जब मैं बोल रहा था। लेकिन ऐसा मेरे साथ हर मर्तबा नहीं होता, अभी ऐसे हुआ है। और मैं यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ पहली मरतबा हुआ है कि कोई मुझे देख रहा हो। और आपका तो स्टेज के साथ एक काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मैं स्टेज गाय नहीं हूँ, मैं स्टेज पे बहुत ही कम गया हूँ, जी जी एक दो बार, ठीक है, और वो भी इंग्लिश स्पीच मैंने कोई तैयार की थी, उसको यानी कि सिर्फ रट्टा लगा के बयान करने के लिए मैं गया हूँ। मेरा ओवरऑल स्टेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत जी स्टेज के ऊपर जाते रहते हैं या जाते रहे हैं, जाते रहे हैं। स्कूल में भी और किसी जलसा में इस तरह वो इनको बुला लेते हैं, नात वगैरह हो। तकरीर भी की कभी आपने? मेरा ख्याल में तकरीर भी की। तकरीरें की हुई है जी, तकरीरें की हुई हैं। तो वो ये इस तरह का ये स्टेज और ये का अभी गुजरना, इनके इसके अंदर क्या मैं डिफरेंस अर्ज़ था? करता हूँ। वो स्टेज का ना मेरे साथ, मैं अगर अपने स्टेज के हिसाब से कि मुझे कैसे स्टेज मिला और बाद में मुझे कैसा स्टेज मिला, और बहुत से स्टेज फेस करने के बाद मैंने क्या फ़ील किया, तो मैंने बचपन से ही ना एक शौक़ था। सबसे पहले तो स्कूल में जब मैं था तो आवाज़ थोड़ी सी अच्छी थी, तो नात मैंने बहुत पढ़ी है स्टेज पे जाके। स्कूल से शुरू हो गया था, बहुत छोटा था, तो एक मुझ में वो डर होता है ना जो, वो तब ख़त्म हो गया। उसके बाद तकरीरों के लिए नामज़द, खाकों के लिए नामज़द किया गया मुझे। और वो टीचर्स होते हैं जो वो कहते थे कि ये इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है, और उस क्लास में से उठा के मुझे ले जाना। और फिर वो एक मेरे लिए ना एक बन गया कि यार कुछ भी नहीं है, मुझे मज़ा आने लगा उसको करने में। क्योंकि मेन पॉपुलेशन जो क्लास में होती है वो ये रिस्क नहीं लेती कभी भी। रिस्क नहीं लेती, लेकिन डर मुझे भी पहले था। हाँ। लेकिन जब मुझे थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिली है, उसके बाद जब मेरे लिए एक पूरी क्लास में तालियां बजी हैं, उसके बाद मुझ में एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस था जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ, इस मामले में मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। मैं आइल्स करता रहा हूँ कुछ देर, तो जब एक बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए थे क्लास में, तो स्पीकिंग डे होता है हमारा, उसमें हमने बोलना होता है इंग्लिश को बोलना होता है। तो हम बैठे हुए थे, हमारे उस्ताद भी हमारे सामने बैठे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि बात चली, कोई सवाल उस्ताद ने पूछा हमारे ने, तो सभी ने अपने अपने जवाब दिए। अब मेरी तरफ वो तीसरे चौथे नंबर पे आए हैं, तो ना मैं बिल्कुल शट डाउन हुआ था। मैं थोड़ा सा जो है ना वो गया हुआ था, कोमा सा जिसे कहते हैं ना, कोमे से मैं गया हुआ था। ठीक है, एकदम उन्होंने मुझसे कहा, उसामा आप जवाब दें इसका। ठीक है। मैं बोलना शुरू कर दिया। तो वो होती है लिमिट, होती है 2 मिनट बोलना होता है। तो मैं 2 मिनट के बाद चुप किया, तो एकदम से सारी क्लास में जो है ना वो तालियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो दिन गया है, आज का दिन आया है। मैंने अपने जो है वो एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी है कि अब मैं वो अप्रिसिएशन दोबारा चाहता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये है कि वो उसको ढूंढने की कोशिश में जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि यार मैं उस स्टैंडर्ड पे दोबारा कैसे पहुँचूँ, हैं। ये भी एक बात होती है। अच्छा, आप स्कूल से कट गए थे काफ़ी जी देर मैं के यही लिए। बताना चाह रहा था कि मैं स्कूल से कट गया, और कट के मैं फिर स्कूल गया। तो इस दौरान कोई 3-4 साल का अरसा था। उस दौरान मैंने बहुत कुछ फेस किया। वो एक मेरी निजी लाइफ है, मैं ये बताने ना लोगों को इसका शौक़ है वो सुने मेरी ज़िंदगी के बारे में, ना मुझे शौक़ है बताने का। बस वो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ फेस किया। तो उसके बाद जो है ना, मैं फिर से दोबारा मैंने फ़ैसला किया कि मैं स्कूल जाऊँगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। तो मैं स्कूल चला गया। तो वही स्टेज था, वैसे ही लोग थे, वैसे ही टीचर्स थे, लेकिन तब मुझ में एक अजीब सा डर आ गया। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी, जो कुछ मैंने सहा था, उसमें एक एहसास कमतरी का फैक्टर था। वो मैं समझ गया कौन सी स्टोरी थी। नहीं, वो आप जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं थी, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। पता क्या है उसामा भाई,
जब आप एक घर में रह रहे हैं ना, कुंबे में रह रहे हैं, तो फिर आपका ना चाहते हुए भी सबके साथ मुकाबला होता है, जी बहन भाइयों के साथ। जी जी। तो ये बात सबसे पहले हमें माँ बाप फील करवाते हैं। असासी कम। नहीं असासे कमतरी नहीं, इस असासे कमतरी का आगाज़ वैसे होता है कि वो माँ बाप हमें फील करवाना नहीं चाह रहे होते, लेकिन जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो माँ बाप उसको शाबाश देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप में एक अजीब सी एहसास कमतरी शुरू हो जाती है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज से पहले तो मैं सब कुछ था, और अब जो है मेरी जगह कोई और ले रहा है। तो फिर वो एक इस चीज़ का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है, जो मैं बात कर रहा था, मैं स्टेज पर गया हूँ तो मैंने तिलावत करनी थी। वो उस तिलावत को करने के लिए मुझे पता है कि वो मैंने तिलावत कैसे की है। मुझे अल्फाज भूल गए थे, बिल्कुल ही भूल गए थे। सूरत मुझे याद है, सूरत कौन सी थी वो भी भूल गया मैं। वो जब मैंने पढ़ रहा था तो फिर मैंने ऐसे फील किया कि मैं ना बस पढ़ ही जाऊँ। आगे आयात थी क्योंकि याद था मुझे, मिलती गई, मैंने पढ़ी और पढ़ के मैं शुक्र करके मैं नीचे आया। तो बाद में मैंने बैठ के सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मुझे ये सवालात उठे और उसके जवाबात मेरी अपनी नाक़स सोच के मुताबिक मिलना शुरू हो गए कि कैसे ये मेरे साथ हुआ है। लेकिन उसको फिर मैंने दोबारा सही करने का, अपने मुकाम पर लाने की बहुत कोशिश की है। आज उसके बाद फिर मैंने कोशिशें की ऐसी कि सिंगिंग का शौक़ था पहले बहुत ज़्यादा, अब भी है। तो एक दो स्टेज मुझे सिंगिंग ने प्रोवाइड किया। अब मुझे याद है कि कोक स्टूडियो की एक वैन सी थी कोई, तो वो चक्कर लगा रही थी बुरावाला में कहीं पे, तो हज़रत जी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, तो इन्होंने वहाँ पे कुछ नगमा पढ़ा था। वैसे तो उन्होंने जो इनको फ्रीडम के साथ पढ़ने नहीं दिया था, वो कह रहे थे कि कोई ऐसा पढ़ो जो हो आज़ाद हो, यानी कि कोक स्टूडियो पेप्सी वाला नहीं पढ़ने दे रहे थे, क्या आतिफ असलम का नहीं पढ़ने दे रहे थे। तो हज़रत ने पढ़ा था और क्या मिला था आपको? मुझे एक रिंग दिया था उन्होंने और साथ एक हाफ लीटर कोक दी थी मुझे। वो रिंग तो मेरे पास काफ़ी देर रहा, फिर वो गुम हो गया। जो हाँ, मैं हम कदर नहीं ना करते, फिर छोटी चीज़ों की कदर उसके अलावा एक 14 अगस्त थी तो हम बाहर गए हुए आपने थे। ये 14 अगस्त कहा है, ये उर्दू सी लगी मुझे। 14 अगस्त 14 अगस्त उर्दू का 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त ठीक। हाँ जश्न आज़ादी, हाँ होना चाहिए। जश्न आज़ादी थी 14 अगस्त। तो नहीं, आप जो लफ्ज़ है ना, इस पर इतना ध्यान ना दें, लोग कुछ और भी समझ सकते हैं। हाँ, वो भी समझ सकते हैं जो आप समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा एहतियात करें। आप जो कि पंजाबी वाली लाइन में गए 14 अगस्त, मैंने 14 अगस्त ही कहा था। हम देख लेंगे वीडियो में, बाहर आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। आप एक लफ्ज़ को लेकर बैठ गए हैं, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन वो बात उस पर आता हूँ, जश्न आज़ादी का मौका था तो गोल चौक था। अच्छा, गोल चौक क्या है मतलब? ये देखे ना आप नहीं, मैं आगे पढ़ रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ, आप कोशिश करें समझने की, ठीक है? आगे मैं बताऊंगा गोल चौक क्या है। मैं दरअसल एक बार डर्टी बात हो जाए ना, तो फिर आपका गोल और मटोल और ऐसी बातों में आपका गोल ज़हन इधर उधर जाता है। गोल चौक है बुरे वाला, ठीक है? बुरे वाला का एक चौक है, उसको गोल चौक कहते हैं, ठीक है? काफ़ी मशहूर है, मतलब एक ही चौक मशहूर है बुरे वाला का, वो गोल चौक है जी। वहाँ पे कोई हो रहा था, कोई हाउसिंग स्कीम वाले थे, उन्होंने एक इवेंट सा करवाया हुआ था, एक वैन थी, बहुत बड़ी स्टेज था, तो काफ़ी हजूम था उस वक्त, काफ़ी हजूम था उस वक्त। जो मुख्तलिफ ये हुआ कि मेरा किसी के साथ मुकाबला करवा दिया। एक बंदा आया, उसने नगमा पढ़ा, उसके बाद मैं चला गया स्टेज पे, उसके बाद मैंने नगमा पढ़ा, फिर उन्होंने पब्लिक से पूछा किसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप ही जीते होंगे, नहीं जीते हुए तो फिर ये स्टोरी सुनाने का फायदा क्या? फिर जो आवाम ने तालियां बजाई थी वो मुझे आज तक याद है, और मैं जीत गया था, और मुझे एक कप दिया गया था, ट्रॉफी सी दी गई थी, तो वो जो छोटे होते हमें मिलती थी फर्स्ट पोजीशन लेने पे। लेकिन उसकी बहुत अहमियत थी, वो मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने अपने टैलेंट के बलबूते पे सबसे पहले कुछ जीता था। ठीक है। अच्छा, जब हम इस तरह के अचीविंग मोमेंट्स में होते हैं तो ऐसा नहीं लगता आपको कि फिर हम कुछ एक डेढ़ महीना उन्हीं के आफ्टर शॉक्स में बड़ा कदम नहीं उठा पाते अगला? ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो कि कुछ बड़ा हमने कर लिया हो? देखिए सामा भाई, इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसको इतना ज़्यादा, उससे इतनी मोटिवेशन हासिल करें कि आप उससे कुछ और करना चाहें, और मैंने यही किया था। अच्छा, मैंने सॉन्ग सुनने ज़्यादा कर दिए थे,
एक वक्त ऐसा था, और उसको मैंने समझना ज़्यादा कर दिया था और कोशिश ये करता था कि जैसा सिंगर गा रहा है वैसा ही मैं गाऊँ हूबहू, और उसमें मैं कामयाब अच्छा, भी इसमें होता क्या था। साइंस थी कि वैसा ही मैं गाऊं जो जैसा सिंगर गा रहा है? और कैसे करते थे आप ये? परफेक्शन लाने की ढूंढ कोशिश लेते करो। नहीं तो मतलब हैंड फ्री कान में लगा कर उसको गाने की उसके साथ मैच करने हाँ की जी, कोशिश हाँ कर जी, रहे थे, वो क्या कर रहे थे आप? बहुत ऐसे बहुत से तरीके थे जो मैं वो अगर आप बयान करना चाहें हो बारहा सकता है। बारहा ट्राई करता था। वो एक तो ये था कि भी जो आपने भी जिक्र किया है, वो मैंने एक हैंड फ्री लगा लेनी, आवाज़ मैंने गाने की आहिस्ता कर लेनी। तो उसके बाद जो है वो सिंगर के साथ गाना, क्योंकि अपनी आवाज़ जब तक आपके कानों में ना पड़े आपको पता नहीं लगता कि आप कैसा गा रहे होते हैं। इसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक दिन फुल आवाज़ करके मैंने हैंड फ्री लगा ली और मैं साथ गाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने बाद में अपना सुना वीडियो के थ्रू मुझे पता चला मैं क्या बोंगिया मार रहा हूँ। तो कोई सुर का पता नहीं, नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मैंने कुछ तरीके ऐसे मैंने अपने पे अप्लाई किए और मैं काफ़ी हद तक अच्छा गाने लग गया, जो कि पहले मैं ऐसा नहीं गाता था। मुझे अच्छा ठीक है, आप ये सिंगिंग आपकी ये लाइफ और ये सारा हमारा जिम में भी एक वक्त गुजरा है काफ़ी। जी जी और मैं ये समझता हूँ कि जो ठोस काम करने का, हार्ड वर्क करने का एक लंबे अरसे के लिए जो मुझे आदत पड़ी है वो जिम की वजह से पड़ी है। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जिम में मेरे साथ? और जिम में जो आपका वक़्त था ना, वो काफ़ी अजीब वक़्त था, मुझे याद कैसे? है। जब आपकी नींदें पूरी नहीं हाँ हो रही थी हाँ, और मुझे किसी को समझाने का मौका और मिल रहा है। किसी के लिए अच्छा करने का मौका मिल रहा था। और शायद वो जो हमारी डिस्कशन होती थी उस वक़्त, गुफ्तगू होती थी, वो एक काफ़ी लंबी होती थी और उसमें हम काफ़ी कुछ सीखते थे। आप यानी भी कि सीखते थे। जिम ने हमें मसल्स बिल्ड करने के अलावा वो हार्ड शायद वर्क हमने करने नहीं का सीखा, भी। वो हाँ शायद हमने नहीं सीखा प्रॉपर तरीके से। हाँ, पिछले दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने एक जिम ट्रेनर को बुलाया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि सेहतमंद होना, फिट होना और बॉडी बिल्डर होना, तीनों में जी फ़र्क है। ये बॉडी बिल्डर हजरात भी ऐसे ही कहते हैं। मैंने ठीक है। कई जिसको हम फॉलो करते हैं, माई माई बॉलीवुड। बॉलीवुड बॉडी यूट्यूब पे भी है वो, हम्म। उनसे भी मैंने ये सुना है कि ये नहीं सेहतमंद होना और बॉडी बिल्डर होना ये दो अलग चीज़ है। फिट होना भी। फिट वो होना, कहते हैं कि जो जिनकी बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, जिनके कट्स होते हैं, वो इतने हल्के हो चुके होते हैं जी जी ऐसे ही। कि मतलब वो हम समझते हैं कि पता नहीं बॉडी बिल्डिंग से मतलब ताकत आती है, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर वो किसी को मुक्का वगैरह मारेंगे तो वो बंदा, उसको कोई डैमेज नहीं होगा इतना ज़्यादा, ऐसे ही है। जबकि एक फिट बंदा ये है कि अगर आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़े तो आप बगैर स्टेमिना लूज करे चल सकें, ये फिटनेस है। और डिफरेंट तरह के लोगों की डिफरेंट तरह से फिटनेस हो सकती इसके है। साथ ना चंद चीज़ें ऐसी होती हैं। एक तो होता है आपने बॉडी बिल्डर ही बनना है, जिम वाला एक टॉपिक शुरू हो गया है। तो एक ये होता है कि आपने जिम इतनी करनी है कि आपकी बॉडी की जो शेप है वो ऐसी हो जो दिलकश लगे। उसके साथ फिर क्या होता है, उसके साथ ये जो जब आपने इतना करना हो तो वो ट्रेनर आपको प्लान ही ऐसा देता है कि आपने कैसा करना है। उसके साथ रनिंग होती है, ठीक है, कार्डियो होता है, उसके साथ क्या कहते हैं उसे, कार्डियो। उसके साथ आपका जो है हर तरह की आपका जो नशो नमा हो, सिर्फ आप अपनी मसल्स पर ही ना रहें। तो उसके लिए, और वैसे मेरा मानना ये है कि जिम है ना जो, वो करनी चाहिए। अच्छा, वैसे आज अगर बैठे बैठे मेरे जहन में ये आइडिया है, आज अगर हम एक चैलेंज दें अपने आप को, जी हम आपके 6 पैक जी कैसा लगेगा कि आइंदा 1 साल 1 डेढ़ साल में ये ज़रा दिखा दीजिए, नहीं, नुमाइश ये कर रहने दीजिए। में, ये आपकी जो ख्वाहिश क्या है, नाम है उसका? मैं यही कहूँगा, ये देरीना ख्वाहिश है आपकी। अच्छा, ये दैरीना जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? ये मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये अरसे को अच्छा देर से हैं? देर से। अच्छा, तो बात ये कि मतलब इसको अगर आप करना चाहें 6 पैक्स में कन्वर्ट करना चाहें, वो भी इस वीडियो के थ्रू, हम याद करेंगे कभी कि हमने ये डिसीजन लिया था। आप मैं तो करना यार ही नहीं नहीं, नजर आ रहे। मैं करना ही नहीं चाह रहा। उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर डरते हैं आप। हमारे यहाँ ये भी एक मशहूर है कि देखिए मेरा कभी भी कि 6 डरना पैक का है। गोल रहा ही नहीं तो है। क्यों नहीं है? मैं करना ही नहीं चाहता, वजह उसकी क्या ज़रूरत है? ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है आप? इंसान को अपने अंदर एक चीज़ ढूंढता है ना, मैं ऐसा करूँगा, एक होता है, मुझ में वो है ही नहीं इस चीज़ का। क्यों नहीं है, यही तो मैं मुझे पूछना चाह बॉडी रहा का फिट होने का है, लेकिन 6 पैक का आज तक हूँ। रहा तो ही नहीं। 6 पैक्स जो होते हैं वो क्या अनफिट बॉडी में होते हैं?
अनफिट बॉडी में मेरा मतलब है कि देखिए body देखिए इतनी जितनी fit आपके ऊपर हो। चर्बी चढ़ी हुई है ना, आप इससे भागना चाह रहे हैं कि चर्बी नहीं उतारना चाह रहे नहीं, समा भाई आप हैं। मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ लेकिन माजरत के साथ, लेकिन अगर आप चैलेंज कर लें यार क्या है। बॉडी शेमिंग जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको मोटा थोड़ी कहा, आइंदा के बाद मैं आपको मोटा नहीं कहूँगा कभी। चर्बी का जवाब नहीं, मोटा मैं हूँ भी नहीं, आप खुद बता दें कि मैं मोटा कहीं से लगता हूँ। जी जी हैं आप। ये ऑडियंस बताएगी। ये वीडियो में इतना नहीं है, इनके देखे ना इतनी बड़ी बड़ी बाजुएं हैं इनकी। यार ये देखो कितनी ब्रीक बाजू है। अच्छा बहरहाल आज की वीडियो का अभी हम यहाँ पे अख्ताम करते हैं क्योंकि 20 मिनट हो चुके हुए हैं। मेरा ख्याल में लोगों का इतना स्पैन नहीं होता कि वो हमारी लोगों की बकवास इतनी ज़्यादा देर तक सुन सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसामा बिन यार लादेन।